हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आपको याद होगा, अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो इसमें हमने डिस्कस किया था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में देखा था, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में देखा था और थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में कंप्लीट कर लिया था हमने। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप टॉपिक देख सकते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो ग्रेविटेशन क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में किस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं, जो यूनिवर्स है, हम एक पर्टिकुलर प्लैनेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। तो पूरे ब्रह्मांड में जितने भी आप कह सकते हो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे के साथ किसी न किसी फोर्स से बंधे होते हैं, एक दूसरे के साथ कोई ना कोई उनका कनेक्शन होता है, कोई ना कोई फोर्स उसके बीच में लग रहा होता है। तो अगर ये मान लेते हैं यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, एक कोई ऑब्जेक्ट ये है और दूसरा ऑब्जेक्ट कुछ ये है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ दोनों ऑब्जेक्ट हैं उनका मास सेम होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों ऑब्जेक्ट है तो ऐसा नहीं है कि ऑलमोस्ट सिमिलर उनका वेट होना चाहिए या सिमिलर उनकी शेप होनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट आप ले सकते हो। आप ये पेन ले सकते हो, पेन के साथ की कैप ले सकते हो, मतलब एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये कैप हो गया। या फिर आप पहला ऑब्जेक्ट ये कंसिडर कर सकते हो, दूसरा ऑब्जेक्ट कोई बॉल कंसिडर कर सकते हो। या फिर बहुत, अब ऐसा भी नहीं है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो कोई मतलब 1 मीटर या 2 मीटर या 3 मीटर, ऐसा कुछ लिमिटेशन इसमें ऐसी नहीं है। इसमें क्या है कि आप ये मान लो कि मान लेते हैं कि पहली बॉडी है उसका मास m1 है और दूसरी बॉडी है इसका मास m2 है। मास m1 कुछ भी हो सकता है, मास m2 कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मान लेते हैं इसका सेंटर कुछ यहाँ पे है, इसका सेंटर कहाँ पे है, इधर है, ठीक है। दोनों मास हैं, इनके सेंटर कुछ इस तरीके से हैं। अब इनके बीच की डिस्टेंस जो है, इनके सेंटर से, दोनों के मास के सेंटर से इनकी जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं d है, ठीक। m1 मास m2 मास है, उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, d है। अब मैंने एक चीज़ पहले ही क्लियर कर दी है कि मास कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि m1 2 किलो है तो m2 1 किलो होगा, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है मास की। और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस भी कुछ भी हो सकती है, वो 1 मीटर हो सकती है, 1 किलोमीटर होती है, 1000 किलोमीटर हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है डिस्टेंस की। तो ये जो दो मास है, दोनों मास एक दूसरे से एक फोर्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है, ये फोर्स जो होगा कुछ इस तरीके से इधर लगेगा और दूसरा क्या होगा, फोर्स कुछ इस तरीके से इधर लगेगा। दोनों क्या होंगे, दोनों मास एक दूसरे को एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये जो फोर्स की वैल्यू होगी, जो फोर्स की वैल्यू होगी, सबसे पहले तो प्रोपोर्शनल होगी किसके, दोनों के मास के मल्टीपल के। यानी कि जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा सकते हो, तो m1 इंटू m2। और दूसरी कंडीशन क्या है कि ये जो फोर्स लगता है, ये जो फोर्स लगता है दोनों बॉडी के बीच में, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये तो पहली कंडीशन हो गई कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के मास के प्रोडक्ट के। और दूसरी जो कंडीशन है, जो फोर्स है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, d स्क्वायर के। उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप दोनों इक्वेशन को अगर आप मर्ज करो तो आप क्या फाइंड आउट करोगे, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाई d स्क्वायर। ये क्या मिल गया आपको, एक इक्वेशन मिल गई, ठीक है, कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई d स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनल का जो साइन होता है, अगर आप उसको हटाओ तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी, f इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट जो आएगा कैपिटल G आता है, कैपिटल G। बाकी चीज़ें एज इट इज़ होंगी m1 m2 डिवाइड बाई d स्क्वायर। कई बुक्स में ये जो डिस्टेंस होता है वो d से डिनोट करते हैं, कई बुक्स में r से डिनोट किया जाता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपका हो गया, कुल मिला के दोनों की डिस्टेंस होती है ये, चाहे आप d से डिनोट करो, r से डिनोट करो, a से डिनोट करो, वो कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया है g को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोलते हैं, g इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ
ग्रेविटेशन, राइट। ये क्या हो गया? कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। तो यही है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बेसिकली इसमें दो बॉडीज़ के बारे में बताया गया है कि अगर ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज़ हैं तो वो एक दूसरे को एक फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट करती हैं, और ये जो फोर्स की वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है m1 इंटू m2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के। और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो वहाँ पे एक g कांस्टेंट आता है, और उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक, तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। थैंक यू।